Assalamu alaikum. This is the second lecture of this chapter. We are going to talk about measles. Measles को रूबेला भी कहते हैं, रूबियोला भी कहते हैं, not rubella. Remember, ठीक है, रूबियोला. And रूबियोला is very important किस लिए कि एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, they will try to confuse you by writing the word रूबियोला. So they will be asking the question like what is the most common complication of रूबियोला. अगर किसी को नहीं पता होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा. But what is रूबियोला? It's basically measles. सही. एंड इट इज़ वेरी हाईली कंटेजियस, हाईली कंटेजियस डिजीज, बहुत ज़्यादा कंटेजियस. आगे चल के मैं बात करूंगा. एजेंट इसमें जो है ना वो याद रखिएगा RNA. दिस इज RNA, दिस इज नॉट NA. इट इज RNA पैरामिक्सोवायरस फैमिली है ये. लेकिन इसका जो वायरस है ना उसका बेसिकली नाम मीजल्स ही है. जो इसकी स्पीशीज है ना, आई डबल चेक इट, एंड मीजल्स ही इसका दूसरा जो एग्जैक्ट नाम है ना उस वायरस का, मीजल्स ही है. ठीक है. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना इसका वो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स है. ठीक है. और रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं. इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स इसमें अवाइज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा और दूसरा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि ये इम्यूनिटी डिक्रीज करेगा. जब इम्यूनिटी डिक्रीज करेगा तो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं. इसके अलावा सपोर्टिव केयर देंगे और विटामिन ई और प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन. आप चलते हैं इस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं. आर नॉट क्या, क्योंकि कोविड-20 वो चल रहा है पेंडेमिक, सो आई थॉट कि आर नॉट के बारे में बताना आप लोगों को, फ्यूचर डॉक्टर्स को बताना चाहिए आर नॉट होता क्या. देखिए आर नॉट जो है ना वो ये समझें कि न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन है कि एक डिजीज कितना कंटेजियस हो सकता है. अगर हम बात करें कोविड के वायरस की, ठीक है, कोविड-19 की, तो उसका जो वायरस है वो क्या है जी, वो SARS-CoV-2 है. ठीक है. अब SARS-CoV-2 का जो आर नॉट है ना वो अराउंड 0.8 के करीब है. और 0.8 का मतलब ये है कि वो एक जो है ना वो जिस इंसान को इन्फेक्शन है वो 0.8 लोगों तक इन्फेक्शन पहुंचाने की सलाहियत रखता है. बट इन केस ऑफ मीजल्स दिस इज 18. रिमेंबर, एक इंसान 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है मीजल्स. और ये 18 फिर आप मल्टीप्लाई करें ज़रा, इसका निकालें 18 के साथ, आपको आइडिया होगा एग्जैक्ट नंबर क्या निकलता है. दिस इज़ वाई मीजल्स की जो आउटब्रेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. इसी वजह से EPI प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ताकि जो मीजल्स है उसकी इम्यूनिटी फैलाई जाए और लोगों को जो है वो मोर्टेलिटी डिक्रीज की जाए. क्योंकि एक साथ जब बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं ना तो हेल्थ सिस्टम पे बर्डन पड़ता है और हेल्थ सिस्टम क्रैम्बल कर जाता है. ठीक है. कॉन्सेप्ट जो वायरस है ना वो याद रखिएगा दो तरीके से. एक तो एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट्स हैं. ठीक है जी. इन ड्रॉपलेट्स आए किसी सरफेस पे गिर गए. अब इस सरफेस को अगर कोई इंसान आएगा और हाथ लगाएगा तो ये उसके अंदर भी चले जाएंगे. ठीक है. और ये इस सरफेस के ऊपर अराउंड 2 घंटे तक पड़े रह सकते हैं. ठीक है. ये 2 घंटे तक कहीं नहीं जाएंगे. और इसके अलावा इस पर्सन के अंदर जब हाथ लगाएगा और हाथ लगाने के बाद ये अपने मुंह को या अपने नाक को और अपनी आईज को, ठीक है, कंजक्टिवा, नोज और माउथ, इन तीनों में से किसी भी जगह को टच करेगा तो ये क्या होगा कि इसके जिस्म के अंदर चला जाएंगे. जब इसके जिस्म के अंदर जाएंगे तो ये ट्रेकिया या फिर ब्रोंकियल टिश्यू से जो है एब्जॉर्ब होगा और जाएगा लोकल लिम्फ नोड्स तक. फिर लोकल लिम्फ नोड से ये ब्लड के थ्रू वायरस पूरी बॉडी में फैल जाएगा. ये ब्रेन में भी जा सकता है, इंटेस्टाइन में जा सकता है, लंग टिश्यू में जा सकता है. ठीक है. लेकिन ज़्यादातर ये लंग टिश्यू में जाता है सबसे पहले. कॉन्सेप्ट की बात की जाए जो भाई देखें, बताया कि 2 घंटे तक ये ज़िंदा रह सकता है. एक पर्सन से जो है स्प्रेड आउट हुआ, ठीक है, और दूसरे पर्सन तक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट डायरेक्टली अगर रवाना हुआ तो कोई दरमियान में किसी और सरफेस या प्लेस से उठा जो है वो इंसान ने टच किया, उसके बाद उसके नाक, आँख या मुंह में चला से ये ज़रिए जा सकता है. अब ये 2 घंटे तक जो है ना वो सरफेस पे अलाइव रह सकता है. और अगर एक पर्सन को था, ठीक है, और आपका समहाउ कांटेक्ट हुआ है दूसरे पर्सन से, ठीक है, तो देयर आर 90% चांस कि आपको भी हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज़ वेरी कंटेजियस. मीजल्स को मजाक नहीं, इसलिए मीजल्स की वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आगे चलते हैं. अब चलते हैं थोड़ा इसकी टाइमलाइन के ऊपर कि डिजीज़ की टाइमलाइन कैसी होती है. देखिए इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना इसका 10 से 14 दिन है, लेकिन बुक डिफरेंट कह रही है. मैं बुक वाली में भी आगे चल के बात करूँगा. ठीक है. और जो जब वायरस इंटर होता है बॉडी के अंदर, इंक्यूबेशन पूरा पीरियड जब पूरा होता है तो इसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है प्रोड्रोम पीरियड. अब प्रोड्रोम पीरियड के अंदर जो है पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है, और इसके अलावा इसमें 3 C's आते हैं. ठीक है. निमोनिक में 3 C's इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कफ, खांसी होगी, कंजक्टाइवल आपके पास इन्फ्लेमेशन हुई भी होगी, कंजक्टाइवल रेड हुआ होगा, कोराइजा होगा, यानी रनी नोज या स्टफी नोज जो आप कहना चाहते हो. उसके बाद फिर आएंगे कॉप्लिक्स स्पॉट. ठीक है. इसी प्रोड्रोम पीरियड के अंदर. अब ये इनैंथम जो बात हो रही है कॉप्लिक्स स्पॉट्स की बात हो रही है. कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं कि आपके पास बक्कल मिकोजा पे आते हैं. आगे चलकर बात करूंगा. बताया था जहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट आ जाए, सिंपल, दैट इज मीजल्स, याद रखिएगा. ठीक है. फिर आगे चलते हैं जी. आपके पास
तकरीबन 3 दिन का जब प्रोड्रोम पीरियड एंड होता है तो उसके बाद जो है इनएंथम स्टार्ट हो जाता है। पहले आपके याद रखिएगा, पहले आएंगे इनएंथम, पहले कॉप्लिक स्पॉट आएंगे और उसके बाद जो है ना एक्सैंथम स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सैंथम क्या है, मैंने पूरा चैप्टर के पहली वीडियो ही इसीलिए बात की थी कि एक्सैंथम बार बार जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप वो देख लें, आपको देखा हुआ होगा तो आपको आइडिया है कि एक्सैंथम क्या होता है। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर मैक्यूलोपेपुलर रैश आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 दिन तक चलेगा। उसके बाद जो है ना स्लोली 10 से 14 दिन के दौरान ये रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी और इस दौरान जो है ना परसिस्टेंट कफ रहेगी और इसके बाद तकरीबन 14 दिन तक ज़्यादा लोग रिकवर कर जाते हैं और उसके बाद पूरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि जो ये सिम्टम है परसिस्टेंट कफ का और कफ का, ड्राई कफ का, ये बाज़ औक़ात लोगों का 2-2, 3-3 साल तक भी रह सकता है। ठीक है, चलो रैश की बात की जाए, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि मोस्ट कंटेजियस, ठीक है, मोस्ट कंटेजियस पीरियड क्या होता है मीजल्स का। मोस्ट कंटेजियस पीरियड याद रखिएगा, रैश से 4 दिन पहले और रैश के 4 दिन बाद, 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश। ठीक है, अब इनएंथम आपके पास कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है, बकल म्यूकोजा पे वाइट स्पॉट्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, अब वाइट स्पॉट होंगे, इसको जो है ना इरिथमेटस एरिया ने कवर किया हुआ होगा। सही है, और ये कहाँ पे होंगे, ये बक्कल म्यूकोजा पे होंगे अगेंस्ट द मोलर्स के पास। ठीक है, पैथोग्नोमिक फीचर है, जहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट नजर आए टिक कर दो, मीजल्स ही होगा एग्जाम में। ठीक है, एक्सैंथम की बात की जाए तो पूरी बॉडी पे आता है एक्सैंथम और सब कुछ समझाया हुआ है, मैक्यूलोपेपुलर रैश होता है। अच्छा, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से वो याद रखना है कि डिफरेंट डिजीजेस के अंदर एक डिफरेंट पैटर्न चेंज होता है आने का। अब जो मीजल्स होता है इसका स्टार्ट होता है हेड से और जाता है एक्सट्रीमिटीज की तरफ। ठीक है, स्टार्ट होगा हेड से और जाएगा नीचे, स्टार्ट फ्रॉम हेड, और जब ये डिसअपियरेंस से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो तब भी ऐसे ही होगा कि हेड से खत्म होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले ये हेड से खत्म होना स्टार्ट होगा और फिर जो है ना एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाएगा, यानी हेड टू पेरिफेरी। सही है, ओके। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, कॉम्प्लिकेशंस में आपको मैं पहले एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। कहते हैं मीजल्स जो है ना वो 2 टाइप से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। पहले तो ये कि वो डायरेक्टली प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज कर दे, और अगर प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा तो फिर वो क्या कर सकता है कि इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज कर देगा। ठीक है, कम से कम 6 वीक्स तक सप्रेस कर देता है कि सुपर इम्पोजिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम रहता है। और वो लोग जिनको पहले से ही आपके पास बोन मैरो का कोई ना कोई इशू चल रहा होता है तो उसके अंदर ये एप्लास्टिक क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और एप्लास्टिक क्राइसिस के अलावा अगर आप बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए अगर बताऊं तो वो है ओटाइटिस मीडिया। एग्जाम में आए पूछे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है जी, ओटाइटिस मीडिया। अब आपके माइंड में होगा यार जाता तो लंग्स के अंदर, अब जो प्राइमरी इन्फेक्शन है अगर लंग्स में जाएगा तो नमोनिया, इंटेस्टाइन में जाएगा डायरिया, ब्रेन में जाएगा तो एंसेफेलाइटिस। अच्छा, मोस्ट फियर्ड जब ये ब्रेन में जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रॉस करके ही निकलता है। कॉम्प्लिकेशन कैसे कॉज करेगा ब्रेन में, देखें, अगर तो अब्रप्ट प्रॉब्लम आई तो इंसेफेलाइटिस करवा देगा। ठीक है, विच कैन कॉज मोर्टेलिटी एज वेल मॉर्बिडिटी। ठीक है, पेशेंट की जान भी जा सकती है और पेशेंट डिसेबल भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और इंटेस्टाइन में जाएगा तो डायरिया, डायरिया से पेशेंट की जान जा सकती है, क्योंकि बच्चों में होता है नॉर्मली, तो उनमें डायरिया बड़ा डेडली होता है बच्चों में। ठीक है, नमूनिया बच्चों के लिए डेडली हो सकता है। ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। सेकेंडरी में जो है ना मोस्ट कॉमन आता है ओटाइटिस मीडिया। अब व्हाई ओटाइटिस मीडिया, होना तो नमूनिया चाहिए मोस्ट कॉमन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जो मदर है वो, जो बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, उनको या तो लैब में दूध पिलाती है या बच्चा लेटा हुआ होता है। ठीक है, दो ही पोजीशन है छोटे बच्चे की। ठीक है, तो उसी दोनों पोजीशंस के अंदर अगर वो फीडर में दूध पिएगा, जहाँ वो लेट के पिएगा, यहाँ वो जो है वो थोड़ा सा माँ की गोदी में पीता है। ठीक है, सो तो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होती है कि जो इशू आता है वो ये होता है कि एंगल का इशू है। ठीक है, जो आपके पास यूस्टेशन ट्यूब होती है कान, मिडल ईयर और माउथ की, वो बच्चों के अंदर थोड़ी ओपन होती है। ठीक है, तो जो मिल्क होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है ना माउथ से यूस्टेशन ट्यूब तक चला जाता है। अब वो माउथ से जब यूस्टेशन ट्यूब तक जाता है तो इशू क्या आता है कि वहाँ पे क्योंकि इम्यूनिटी डिक्रीज है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। द रीजन वाई ओटाइटिस मीडिया इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, वरना नमूनिया होना चाहिए था। अगर फर्स्ट पे आपको एमसीक्यूज में ओटाइटिस मीडिया मिल जाए, डायरेक्ट ओटाइटिस मीडिया, अगर वो ना मिले तो नमूनिया। इंसेफेलाइटिस की बात की जाए, इंसेफेलाइटिस मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन आपसे एग्जाम में पूछे तो मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन क्या है, इंसेफेलाइटिस है। और मोस्ट लेट कॉम्प्लिकेशन क्या है और रेयर कॉम्प्लिकेशन क्या है, दोनों चीजें अगर रेयर या लेट का वर्ड यूज हो तो आपके पास सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इंसेफेलाइटिस, इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा।
और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कोई मालफॉर्मेशन कॉज नहीं करता, नो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब बच्चे को जो है ना वो 2 साल से पहले पहले इन्फेक्शन हुआ हुआ, ठीक है, और उसी वक्त उसको इंसेफेलाइटिस नहीं हुआ। अगर इंसेफेलाइटिस हुआ था तो वो हल्का फुल्का रिजॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी वायरस जो है छुपा रहा, अजय छुपा रहा, और ये 7 से तकरीबन 10 साल के बाद प्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ था 2 इयर्स की एज पे, अब वो प्रेजेंट कर रहा है 10 साल के बाद। और क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो मैकेनिज्म है वो नहीं, वो हमें नहीं मालूम, और ना ही उस पर कोई डिफाइन है, ना एग्जाम के लिए आसिफ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एसएस के लिए, रेयर और लेट, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी सिम्टम्स होंगे स्टार्ट कैसे होंगे, पहला मूड चेंजिंग से स्टार्ट होंगे, और सिवियर में डेथ हो सकती है, कोमा, सीजर्स, कुछ भी हो सकता है। और ये इन्फ्लेमेशन होती है एंटायर ब्रेन की, इसीलिए पैन का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल इसकी, देखिए सपोर्टिव मैनेजमेंट है। ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया ट्रीट करोगे। डायरिया है, डायरिया ट्रीट करोगे। वट एवर द प्रॉब्लम इज आप वो ट्रीट करोगे। वायरल इन्फेक्शन या खुद ब खुद जाएगा, इस पर आपने कुछ नहीं करना है। आप जो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन है, हल्के फुल्की प्रोटेक्शन दोगे जब तक उसकी इम्यूनिटी लो है। इसमें विटामिन ए देते हैं, विटामिन ए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए देते हैं। और विटामिन ए स्पेसिफिकली मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब मैं पीड्स के लेक्चर बनाऊंगा यहाँ पर, आप मैं नाम बनाऊंगा अगर, तो आप पीड्स को जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी विटामिन ए के लिहाज से। भाई एग्जाम में पीड्स वाले बार बार पूछते हैं कि मीजल्स हो गया, जो विटामिन ए का डोज क्या देना है, 1 डोज देना है, 3 डोज देने हैं, 4 डोज देने हैं। अब इसमें जो विटामिन ए होता है ना, अगर पेशेंट को जीआई का इन्फेक्शन है तो उसका डोज डिफरेंट होता है। अगर जीआई इन्फेक्शन नहीं है तो उसके डोजेज की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है, और डोजेज की अमाउंट भी डिफरेंट होती है। ये चीज़ पढ़ना पीड्स में। अभी मेडिसिन में नहीं पूछेंगे आपसे कोई, मेडिसिन में कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेडिसिन में पता होना चाहिए कि विटामिन ए देते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। अच्छा, इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं। इम्यूनोग्लोबिन किस में देते हैं? अगर एक्सपोजर के 6 दिन के अंदर अंदर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है ना एक्यूट अटैक स्टार्ट हो गया है और पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिटोरिएट करता जा रहा है, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन, उसमें भी हेल्प करता है। और एग्जांथम है तो मैंने बताया था, जो मदर होती है उसकी एंटीबॉडीज होती हैं आईजीए, वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये याद रखना, 6 महीने के स्टार्टिंग में नहीं आ रहा होता मीजल्स, अगर आएगा तो इसका मतलब है कि माँ अपने दूध नहीं पिला रही है, ठीक है, या फिर माँ ही इम्यून नहीं है, दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद ही आ रहा होता है, ठीक है। और इंडिकेशन क्या है जी? इम्यूनोग्लोबुलिन की एग्जाम में नहीं पूछता, फिर भी पढ़ लें। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल हो उसमें आप दे सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, एज आई टोल्ड यू, कि अगर माँ ही जो है वो इम्यून ना हो तो उसकी एंटीबॉडीज भी किसी काम की नहीं होंगी, तो फिर बच्चे को 6 महीने से पहले लगा सकता है। या फिर बच्चा जो है वो इम्यून नहीं है, 3 साल से ऊपर उसकी एज हो गई लेकिन अब उसका इन्फेक्शन हो चुका है, तो भी आप उसमें जो है ना वो इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ कर सकते हो अगर 3 इयर्स एज है लेकिन अभी तक नॉन वैक्सीनेटेड है। और याद रखना, जो मीजल्स है वो हमेशा तब आएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे सिनेरियो बना के कि मीजल्स हो रहा है, तो याद रखना कोई गांव देहात या फिर रूरल एरिया से बंदा आ रहा होगा जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई होगी। नॉन वैक्सीनेटेड याद रखना, नॉन वैक्सीनेटेड चाइल्ड्स में होगा, वैक्सीनेटेड वालों का सिनेरियो कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे जी? ईपीआई कहते हैं। ईपीआई में 2 डोजेजेस होते हैं, 12 मंथ्स पे और 15 मंथ्स पे। ये 2 डोजेजेस होते हैं, 2 डोजेजेस के ऊपर आप उसको लगाते हो, ठीक है, वैक्सीन। और इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है ना ये भी पूछ लेते हैं कि ईपीआई की जो मीजल्स है इसकी वैक्सीन किस मोड के जरिए लगती है या फिर किस तरीके से लगती है, मतलब लाइक आईएम लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है, कैसे लगती है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो है ना वो इसकी लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है, ठीक है, और ये हमेशा जो है ना एमएमआर की फॉर्म में दिया जाता है ज़्यादातर, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ठीक है, इन सब मिला के दिया जा रहा होता है। और हाँ बताना भूल गया, मोड जो है ना इसका सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस होता है, और अपर आर्म पे दी जाती है ये। और विटामिन ए पे बात करें, विटामिन ए का भाई एंटी जो है ना इम्यून सिस्टम बूस्टिंग का रोल है इसमें, आपको पहले बताया था। यंग चिल्ड्रंस हो या फिर बहुत ज़्यादा माल नरिश बच्चा हो तो हम इसको विटामिन ए देते हैं, बूस्ट एंटीबॉडी और डिक्रीज इसका कॉम्प्लिकेशन, ये 3 इसके रोल होते हैं विटामिन ए के इसके अंदर। वैक्सीन की बात की जाए, वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईपीआई के अंदर दे रहे होते हैं 12-18, क्योंकि आपको बताया कि मीजल्स का जो मेजर रोल है वो आपका आता है पब्लिक हेल्थ के अंदर, क्योंकि इसका आर नोट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो इसीलिए जो है ना पहले से वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे भी मीजल्स का आउटब्रेक स्टार्ट होता है ना, फ़ौरन इसकी जो है ना वैक्सीनेशन दोबारा स्टार्ट कर दी जाती है। तो रीज़न बीइंग इसका आर नोट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसीलिए इसको ईपीआई में भी इंक्लूड किया हुआ है।
वैक्सीन जो है उसकी लाइव एटीन्यूएटेड होती है, कंबाइन एमएमआर के फॉर्म में दी जाती है, और इसकी जो वैक्सीन होती है वो 95%। अब एक चीज़ होती है वैक्सीन कवरेज रेट, ठीक है, ये भी आपको बताता हूँ, ये कोविड के लिए आपको काम आएगा माइंड कॉन्सेप्ट समझने के। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए है, वो क्लेम करती है जो हमने ट्रायल्स लिए और उसमें से 100 लोगों को वैक्सीन लगाई, उसमें से 60% लोगों में इम्यूनिटी पाई गई इस डिजीज के मुतालिक, तो उसकी जो कवरेज रेट हो गया वो 60% हो गया, ठीक है जी। यानी कि 60 लोगों को 100 वैक्सीन लगी, 100 लोगों को वैक्सीन लगी, लेकिन 60 लोग इम्यूनो, लेकिन 40% तब भी ऐसे इनको होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो जो इसका मीजल्स का वैक्सीनेशन रेट है ना वो 95% है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। इसी वजह से जो है ना इसकी वैक्सीन की वजह से जो है ना इसके आउटब्रेक बंद हो गया, वरना मीजल्स बहुत जो है ना, अच्छा मीजल्स को उर्दू में खसरा कहते हैं, खसरा, ठीक है, खसरे की बीमारी हो गई है, उर्दू को मीजल्स है ना, उर्दू में खसरा कहते हैं। और इसमें इतना ही है फिलहाल। सो बाय दैट वी रीच द एंड ऑफ लेक्चर, ठीक है। मुझे फीडबैक प्लीज़ दिया करें, अगर मुझे पता होगा मेरे लेक्चर को सुन भी रहा है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई करेक्शन वगैरह हुई लेक्चर के अंदर या आपको कोई मिस्टेक फाउंड हुई तो आप कमेंट्स में दे दीजिएगा, मैं पिन आउट कर दूंगा। अगर मुझे कुछ मिला रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे को मिस्टेक हो गई तो वो भी मैं कमेंट्स के अंदर कर दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।